टॉम की क्लास लेकर के। और टॉम में जो हम लोग का चल रहा था टॉपिक वो था वाइब्रेशन, तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने वाली विधि पढ़ ली थी, एनर्जी मेथड, रेले मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। अब हम जो बात करेंगे वो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए बात करेंगे, अवमंदित कंपन, डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी। डैम्प्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब जो अवमंदित कंपन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग ला दीजिएगा स्वतंत्र अवमंदित कंपन। यहां पर एक फिगर बना देते हैं, इसमें एक स्प्रिंग है और एक हमारा डैम्पर है अवमंदक, जो पिस्टन सिलेंडर टाइप का ही मॉडल होता है। ठीक है, डैम्पर होता है। ये क्या करता है, कंपन को एब्जॉर्ब करता है, जो भी हमारा वाइब्रेशन होगा उसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये हम द्रव्यमान का पिंड है, इसका कड़ापन S है और इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है, C है। अब ये संतुलन की अवस्था में है। अब इसको हम इसकी संतुलन अवस्था से यहां से x दूरी विस्थापित करके छोड़ देते हैं। इसको हम इसकी संतुलित अवस्था से x दूरी विस्थापित करके छोड़ देते हैं, तो इस पिंड पर, इस m पिंड पर एक त्वरित बल लगेगा जिसका मान होगा m d2x अपान dt स्क्वायर, और इसको वापस ऊपर की तरफ ले जाने वाला एक स्प्रिंग फोर्स कार्य करेगा s इंटू एक्स, और एक डैम्पिंग फोर्स जिसका मान होगा c dx अपान dt। ये तीन बल ऊपर की तरफ कार्य करेंगे, इनको इक्विलिब्रियम मिला करके हम संतुलन की बात करेंगे और वहां से फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेगा चित्र में एक डैम्पर तथा स्प्रिंग के माध्यम से m द्रव्यमान का पिंड लटकाया गया है। m द्रव्यमान का पिंड लटकाया गया है। माना स्मॉल s बराबर स्प्रिंग का कड़ापन, स्मॉल c बराबर डैम्पर का डैम्पिंग कोफिशिएंट अवमंदक गुणांक, स्मॉल m बराबर पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल डेल्टा बराबर m द्रव्यमान के पिंड के कारण स्प्रिंग का विस्थापन, डेल्टा बराबर m द्रव्यमान के पिंड के कारण स्प्रिंग का विस्थापन, और स्मॉल x बराबर बाह्य बल के कारण पिंड का माध्य अवस्था से विस्थापन, पिंड का माध्य अवस्था से विस्थापन। तो पिंड पर निम्न बल कार्य करेंगे, पिंड पर निम्न बल कार्य करेंगे। पहला त्वरित बल जिसका मान होगा m d2x अपान dt स्क्वायर, और दूसरा हमारा रहेगा उस पे रिटर्निंग फोर्स, वापसी बल, जो इसको ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, और वो क्या होगा, माइनस s इंटू एक्स और माइनस c dx अपान dt, जहां x क्या है, विस्थापन है, और c हमारा है डैम्पिंग कोफिशिएंट। संतुलन की दशा में त्वरित बल बराबर होना चाहिए किसके, रिटर्निंग फोर्स के, वापसी बल के। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये m d2x अपान dt स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस sx माइनस c dx अपान dt। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं m d2x अपान dt स्क्वायर प्लस sx प्लस c dx बटा dt इज इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करके यहां पर ऊपर लिख दे रहे हैं, सेम यही इक्वेशन, इसके बाद इसके आगे का हल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन आया था हमारा, m d2x अपान dt स्क्वायर प्लस c dx अपान dt प्लस s इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं d2x अपान dt स्क्वायर प्लस c अपान m।
d2x अपान dt स्क्वायर प्लस c अपान m dx अपान dt। m कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो m कॉमन आ जाएगा बाहर, वो चला जाएगा ऊपर, इधर 0 से हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हमारा s अपान m और c अपान m बच जाएगा इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया। अब ये है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, इसलिए माना x बराबर e पावर kt। ठीक है, ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है d2x अपान dt स्क्वायर प्लस dx अपान dt। तो x का ये द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, तो मान लेते हैं x बराबर e kt। तो जब हम dx अपान dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू e के पावर kt और d2x अपान dt स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू e के पावर kt। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इंटू ई के पावर kt प्लस c अपान m इंटू k इंटू ई के पावर kt प्लस s अपान m इंटू ई के पावर kt इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से e के पावर kt को बाहर ले लें, e के पावर kt कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर प्लस c अपान एम के प्लस एस अपान एम इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे एक लाइन, चूंकि समीकरण 2 एक द्विघात समीकरण है, चूंकि समीकरण 2 एक द्विघात समीकरण है, इसलिए k बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, यहां पर द्विघात समीकरण के लिए यदि हमारा एक कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो इसके रूट का हल क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये आता है, इसी से हमने यहाँ पर k की वैल्यू निकाली। अब चूंकि b कितना है, b बराबर है c अपान m और a बराबर है 1 और c बराबर कितना है, यहां से तुलना कर देंगे तो s अपान m। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसके तुलना किया है तो a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू c अपान m और c की वैल्यू s अपान m आई है। अब यहां पर पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस c अपान m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर अपान m स्क्वायर माइनस 4s अपान m अपान 2। ये आ जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात करी थी जहां पर हमने k की वैल्यू निकाली। अब यहां से रूट के k के दो मान आएंगे, पहला k1 और दूसरा हमारा k2। अब इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये रूट जो हो सकता है, ये जो रूट आएंगे वो इक्वल हो सकते हैं, दूसरा रियल हो सकते हैं, तीसरा इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, रियल, इक्वल या इमेजिनरी। काल्पनिक होंगे या तो समान होंगे या फिर वास्तविक होंगे। ठीक है, अब इन तीनों स्थितियों पर हम बारी बारी से विचार करेंगे ये k की वैल्यू के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं, अब उसमें लिख लीजिएगा उपरोक्त संबंध से, ये वाला जो हमारा है समीकरण नंबर, इसको 3 कर लीजिएगा। उपरोक्त संबंध 3 से k के दो मान प्राप्त होंगे, k के दो मान प्राप्त होंगे जो काल्पनिक, वास्तविक अथवा समान हो सकते हैं। काल्पनिक, वास्तविक या समान हो सकते हैं।
तो K के K1 और K2 मानों पर विचार करने पर, K के K1 व K2 मानों पर विचार करने पर पहला कंडीशन लिखेंगे जब और K1 व K2 क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, जब K1 और K2 क्या हो, वास्तविक हो। तो जब वास्तविक होंगे तो बताइए क्या होगा, ये हमारा जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 4AC के। ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या है, C अपान M है, ये C अपान M क्या होना चाहिए, 4S अपान M के इक्वल होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम 4 को एलिमिनेट करेंगे और 4 को इसके साथ ले आएंगे, तो C अपान ये हो जाएगा 2M का होल स्क्वायर ग्रेटर देन S अपान M। ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिएगा, इस स्थिति को ओवर डैम्पिंग की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को ओवर डैम्पिंग की स्थिति कहते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा एक लाइन कि इस स्थिति को ओवर डैम्पिंग की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को ओवर डैम्पिंग की स्थिति कहते हैं तथा इस गति को व्यवहारिक रूप से होने नहीं दिया जाता है, तथा इस गति को व्यवहारिक रूप से होने नहीं दिया जाता है। ओवर डैम्पिंग कंपन के दौरान, ओवर डैम्पिंग कंपन के दौरान कंपन की गति अनावर्ती गति होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, पहला जो हमारा K1 और K2 वास्तविक जब निकले तो हमको ओवर डैम्पिंग का कंडीशन निकला। अब दूसरे कंडीशन पर विचार करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन है जब K1 व K2 क्या हो, समान हो। जब K1 और K2 की वैल्यू क्या हो, समान हो, अर्थात बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, 4AC हो जाए, अर्थात ये कंडीशन आ जाए हमारी। ठीक है, ये कंडीशन आ जाए तो इसको लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद इस स्थिति को क्रिटिकल डैम्पिंग या क्रांतिक डैम्पिंग कहते हैं। इस स्थिति को क्रिटिकल डैम्पिंग या क्रांतिक डैम्पिंग कहते हैं। इस कंपन गति के दौरान पिंड शीघ्रतापूर्वक संतुलित अवस्था में लौट आता है। इस कंपन के दौरान पिंड शीघ्रतापूर्वक संतुलन में लौट आता है, चूंकि नेचुरल कोणीय वेग ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपान एम। ये हम लोग जानते हैं, ओमेगा एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपान एम। तो यहां पर हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान 2m का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एन क्या आ जाएगा, सी अपान 2m के बराबर आ जाएगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी नेचुरल जो कोणीय वेग होता है वो ओमेगा एन का मान हो जाता है सी अपान 2m। अब यहां से हमको कोणीय वेग मिल गया है तो आवर्तकाल निकाल लेंगे, और आवर्तकाल निकल जाएगा तो इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। अब तीसरे कंडीशन पर विचार करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, जब K1 व K2 के मान क्या हो, काल्पनिक हो। ठीक है, वास्तविक पे विचार कर लिया, अब हम बात करने जा रहे हैं काल्पनिक पे। अब काल्पनिक के लिए क्या होगा कंडीशन, तो ये जो बी स्क्वायर ये होता है अंदर की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, अर्थात सी अपान एम का जो होल स्क्वायर है वो 4s अपान एम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अंडर डैम्पिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर डैम्पिंग। तो लिखेगा कंपन की इस गति को अंडर डैम्पिंग कहते हैं। कंपन की इस गति को अंडर डैम्पिंग कहते हैं
इसे स्मॉल डैम्पिंग भी कहा जाता है, इसे स्मॉल डैम्पिंग भी, तो इसे अंडर डैम्पिंग भी कहा जाता है या स्मॉल डैम्पिंग भी कहा जाता है। यह कंपन की व्यवहारिक गति होती है, यह अवमंदित कंपन की व्यवहारिक गति होती है, क्योंकि S/m इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर। ये अभी लास्ट पिछले वाले में ही अभी किया था जब हमारा ये समान था रूट। अब मान लेते हैं कि माना C/2m जो है, ये जो वैल्यू है इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अवमंदित गति जो होती है, अवमंदित गति का जो फार्मूला आता है ये अंडर डैम्पिंग के लिए, ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि यदि हम लिखें ओमेगा डी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा अंडर डैम्पिंग का गति का फार्मूला। अब यदि इसको हम इस ओमेगा एन और ए के टर्म में न लिख करके S/m और C/m के टर्म में लिखें तो देखिए क्या वैल्यू लिखी जाएगी। यहाँ पर इस ओमेगा एन की जगह रख देंगे हम क्या, S/m का होल, S/m रखेंगे, होल स्क्वायर नहीं रखेंगे। ये ओमेगा एन जो है वो S/m है और ए की वैल्यू जो है वो रख देंगे माइनस C/2m का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा अवमंदित गति का या अवमंदित गति। अब हम बात करेंगे यदि आवृत्ति की, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, n, और n बराबर हो जाएगा 1/t, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/ओमेगा। यहां से ये t की वैल्यू निकाल लेंगे आवर्तकाल, और उसके बाद ये आवृत्ति की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमको इसकी मतलब अवमंदित कंपन के लिए जो अंडर डैम्पिंग का केस है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो अंडर डैम्पिंग था, अंडर डैम्पिंग के लिए डैम्पिंग के लिए हम लोगों ने ये बात किया डैम्पिंग कोएफिशिएंट, जिसमें हम लोगों को 3 रिजल्ट मिले। जो पहला था हमारा वो ओवर डैम्पिंग था, दूसरा जो केस मिला वो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग था, और तीसरा जो केस मिला है वो हमारा अंडर डैम्पिंग है। तो डैम्पिंग के इस स्थिति को होने दिया जाता है, और यहाँ का बात करेंगे हम, यदि फ्रीक्वेंसी की कर ही लेते हैं, t इज इक्वल टू यदि हम यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 2π/√ऑफ S/m माइनस C/2m का होल स्क्वायर। ये आ गया आवर्तकाल की वैल्यू, तथा आवृत्ति जो हमको चाहिए थी, आवृत्ति क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1/2π√ऑफ S/m माइनस C/2m का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा अवमंदित कंपन हेतु फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्स वाइब्रेशन की, जो कि करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये समझ में आया है आपको तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।